गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। ओके, जो पहली फ्रीडम की स्ट्रगल की गई थी वो 1857 में की गई थी। काफी रिमार्केबल थी। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, इनमें हम ये पढ़ेंगे कि रीजन क्या था स्ट्रगल के पीछे, जिसकी वजह से जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें क्या क्या सारी कंडीशंस थी जिसकी वजह से 1857 का बैटल हुआ। ओके, बहुत सारे क्लासेस उस समय परेशान थे। द रूलिंग क्लासेस, जो कि राजा राजघरानास थे, जो कि ब्रिटिशर्स के रवैये से बहुत ज्यादा परेशान थे। इसके साथ साथ जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, जमींदार थे, वो भी बहुत ज्यादा परेशान थे। इसके साथ साथ जो ट्रेडर्स थे उनको भी नुकसान हो रहा था। एंड अलॉन्ग विद दैट सोशल और रिलीजियस वैल्यू भी हर्ट हो रही थी इसके बाद इंडियंस की। इसके साथ साथ जो सिपाहीज थे, यानी जो सिपाही थे, ओके, जो कि ब्रिटिश आर्मी देवर सोल्जर्स ऑफ इंडिया। ओके, वो इंडिया के सोल्जर्स थे, बट लेकिन उन्होंने ब्रिटिश अंडर द ब्रिटिश आर्मी उन्होंने ज्वाइन कर रखी थी, तो उनके साथ भी काफी डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये सारे सर्कमस्टांसेस मिलके उस समय इन सबको एक किया और उस समय इंडिया ने द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल जो 1857 की है वो लड़ी थी। ओके, तो आइए इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। The struggle of freedom of 1857 is considered as glorious and revolutionary event in the history of India. The revolution of 1857 was the first armed revolution which was so widespread and powerful that it shook the foundation of British Empire. अब इस रिवॉल्ट को इतना ग्लोरियस या फिर इतना यादगार इसलिए माना जाता है क्योंकि उसने कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य की, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो बुनियाद होती है उसको पूरी तरीके से हिला दिया था। Okay, by keeping the national problem on the center stage, the revolution of 1857 challenged the existence of East Indian Company's rule. और कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रिटिश की ईस्ट इंडियन कंपनी जो थी उसको चैलेंज किया था, उनके एग्जिस्टेंस को, कि आप यहाँ पर नहीं रह सकते या फिर हम पर रूल नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य जो उस समय जो धीरे धीरे बढ़ रहा था उस पर उनकी नींव जो थी उस पर कहीं ना कहीं हिला दिया था। ओके, द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 वाज अ नेशन वाइड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल फॉर पुटिंग अप एन एंड टू द ब्रिटिश रूल। हाँ, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 की खास बात ये थी कि पूरा नेशन उस समय एक हुआ था और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ा था। Although the struggle failed in its mission, its memories and inspiration are still alive in the hearts of common men. हालांकि ये स्ट्रगल, ये जो मिशन था, ये फेल हो चुका था, बट लेकिन स्टिल उसकी मेमोरीज आज भी इंस्पायर करती है कॉमन पीपल को। Among the Indian people, an awakening took place followed by the freedom struggle. The Indian people realized that there was a difference of interest between them and British administration, and Britishers would never allow Indians to grow in their own interest. उस समय वहाँ के इंडियन पीपल्स उस समय जो थे उनको इस बात का रियलाइजेशन हो गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इंटरेस्ट में कभी काम नहीं करेगी, ना ही वो कभी इंडियंस को ग्रो करने देगी फाइनेंशियली, ओके, और ना ही सोशली। The Indians also realized that until they themselves do not wake up and work with the feeling of independence, equality, brotherhood, self-respect, unity and nation pride, the country will continue to remain under British rule. और उस समय इंडियंस को इस बात का रियलाइजेशन हो गया, अगर हम खुद खड़े नहीं होंगे अपने लिए तब तक हमें ब्रिटिश साम्राज्य से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, ना ही हमें इक्वालिटी मिलेगी, ना ही हमें आज़ादी मिलेगी, ना ही हमारे खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट होगी। जब तक नेशन पूरा खुद अवेक नहीं होगा, खुद खड़ा नहीं होगा इन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तब तक ब्रिटिशर्स हम पर रूल करते रहेंगे। दिस रियलाइजेशन अरोज द स्ट्रॉन्ग पैट्रियोटिक फीलिंग अमंग इंडियंस, और ये रियलाइजेशन कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना इंडियंस में जगाई। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द बैकग्राउंड ऑफ स्ट्रगल ऑफ 1857। ओके, बैकग्राउंड यानी कि 1857 से पहले के क्या सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए थे, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, जिसकी वजह से जो स्पार्क लगा 1857 के बैटल का। ओके, इन द ईयर 1857 द कॉमन मैन ऑफ इन इंडिया, सोल्जर्स, द रूलर्स ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड द लैंडलॉर्ड पार्टिसिपेट इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द फॉरेन रूल विद ग्रेट वैल्यूर, एंड दैट इज व्हाई दिस स्ट्रगल इज नोन एज द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। द इवेंट्स ऑफ 1857 वर फर्स्ट स्पार्क्स व्हिच किंडर्ड द फ्रीडम स्ट्रगल। 1857 का जो बैटल है उसमें कॉमन मैन ने भी हिस्सा लिया, ट्रेडर्स ने भी हिस्सा लिया, स्मॉल रूलर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, फॉर द इंडिपेंडेंस। इसीलिए इसको, इस बैटल को इतना सिग्निफिकेंस है, इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है एज ए फर्स्ट फ्रीडम या फिर फर्स्ट स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। द सोल्जर्स, इसमें सबसे ज्यादा जो थे, जो सोल्जर्स थे, उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था।
पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ पार्टिसिपेट ओपनली एंड स्ट्रेंगली। हालांकि सिर्फ सोल्जर्स के अलावा कॉमन पीपल्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गए थे इस बैटल में, ताकि ब्रिटिशर्स को पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट कर पाए। लैक्स ऑफ पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइव्स इन दिस स्ट्रगल, और लाखों लोगों ने इसमें अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी इस बैटल में। अब हम बात करते हैं फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द 15th सेंचुरी, जब ब्रिटिशर्स या फिर यूरोपियंस ने इंडिया का रास्ता खोज लिया और इंडिया पर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। Europeans have started coming to India from the various purposes of trade. The companies established the trade centers in various parts of India were mainly Portugal, Holland, England and France. यूरोपियन कंट्रीज में से 4 यूरोपियन कंट्रीज इंडिया पर आ चुकी थी फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रेड, जिसमें पोर्तुगाल, हॉलैंड यानी कि आज के प्रेजेंट डे में नीदरलैंड्स, इंग्लैंड एंड फ्रांस। ओके, दिस ट्रेड पार्ट्स ऑफ इंडिया वेयर दिस ट्रेड सेंटर्स मेनली सिचुएटेड इन द कोस्टल एरियाज। हालांकि उस समय ये पूरे इंडिया में नहीं घुसते थे। जो कोस्टल एरियाज होते हैं ना, समुद्री इलाका, जो आप अरेबियन सी वाला पोर्शन देख लीजिए, और बे ऑफ बंगाल में जो कोस्टल एरियाज थे, वहां पर ही ये कंपनीज या फिर ये जो यूरोपियन कंपनीज थी, उन्होंने वहीं पर सेटलमेंट्स कर रखे थे। वहां पर उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज जो भी थी वो वहां पर उन्होंने ओपन कर रखे थे। दिस फैक्ट्रीज आर फोर्टिफाइड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट These factories were fortified in order to protect them from the rival company attacks. These companies used to buy commodities from India which were either scarce or not available in the Europe. अब इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे अपनी फैक्ट्रीज को किले में बदलना स्टार्ट कर दिया। एक ऐसा किला जहां पर कोई दूसरी राइवल कंपनीज इन पर अटैक ना कर पाए। अब इन कंपनीज क्या खरीदती थी इंडियन से, ऐसे सामान जो कि यूरोपियन कंट्रीज में अवेलेबल इजीली नहीं हो पाते थे, जिससे कि इन एक्सपोर्टर्स को बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिट मिलता था। ओके, क्योंकि ये लोग यहाँ पे क्या करते थे, लोग यहाँ सस्ते में खरीदते थे और यूरोपियन कंट्रीज में हाई प्राइसेस में सेल करते थे, जिससे इनको काफी प्रॉफिट होता था। द रीजन कॉज ए म्यूचुअल रिफ्ट बिटवीन द कंपनीज। पहले क्या हुआ, पहले इंडियंस के साथ रिफ्ट नहीं हुआ, पहले इन जो 4 अदर कंट्रीज की थी, जिसमें कि पोर्तुगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड एंड फ्रांस, इन कंपनीज के पहले तो आपस में रिफ्ट होना स्टार्ट हुआ, यानी आपस में मतभेद होना स्टार्ट हुआ। The British East India Company was established in the year 1600 to earn more and more profit through trade, was the main aim of the company. In order to achieve its objective, the company did not hesitate to even use unscription methods. Surat was the first place to be developed as a trade center by the East Indian Company, following which the company established its main trade center in Bharuch, Ahmedabad, Agra, Machilipatnam, Madras, Calcutta, Bengal and Mumbai, etc. British East India Company मोर और मोर 1600 ईयर्स के आसपास आई थी। उस कंपनी का मेन जो एम था, जैसे ज्यादा प्रॉफिट करना विद द हेल्प ऑफ ट्रेड, जिसकी वजह से उन्होंने सूरत में, हालांकि इस ईस्ट इंडियन कंपनी ने बहुत सारी बेईमानी करी, ओके, मींस एक फेयर मीन्स ऑफ ट्रेड नहीं करा। इस दौरान उन्होंने सूरत में सबसे पहला एक ट्रेड सेंटर डेवलप किया। ओके, इसके बाद उन्होंने और भी अदर ट्रेड सेंटर्स डेवलप किए, बारूच में, अहमदाबाद में, आगरा में, मछलीपट्टनम में, मद्रास में, कलकत्ता, बंगाल और मुंबई, इन जगहों पर भी अपने ट्रेड सेंटर स्टैब्लिश करे थे। बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी द ईस्ट इंडियन कंपनी बिगेन एक्सपायरिंग फॉर द पॉलिटिकल फुटहोल्ड इन द इंडिया। इसी दौरान इसमें एक और चीज हुई, जब इनमें आपस में रिफ्ट हुई अदर कंपनीज में, पुर्तगाल, फ्रांस हो गया, हॉलैंड हो गया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने पहले इनको युद्ध में हराया। इनकी शिप्स को लूट लिया जाता था, या रास्ते जो रूट के थ्रू लोग पानी लाते थे उनसे इनकी शिप को तबाह करके खत्म कर दिया जाता था, जिससे कि इनको काफी नुकसान होता था। और हॉलैंड जो कंट्री है उसके साथ बैटल लड़के उनको हराकर उनको इस देश से बाहर कर दिया था, जिससे कि केवल यहाँ पर केवल एक ही यूरोपियन कंपनी रह गई थी, जो कि थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि यहाँ पर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। पर लेकिन बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी होते होते क्या हुआ कि इनको, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले ट्रेड का था, तो अब इनको लालच आने लगे कि हम यहाँ पर पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंस करें, हम भी यहाँ पर कुछ पोर्शंस पर हम राज करना स्टार्ट करें, ताकि इनको
ट्रेड करने में आसानी हो। क्योंकि होता क्या था कि ऑब्वियसली बात है, आप ट्रेड करोगे तो जिस भी जहां भी आप ट्रेड करोगे उस वहां का राजा आपसे टैक्स कलेक्ट करेगा। तो ब्रिटिशर्स को ये मंजूर नहीं था कि हम इनको टैक्स पे करें। इस वजह से उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने जो लोकल उस समय जो जहां जहां इन्होंने अपने ट्रेड सेंटर्स थे वहां के आसपास के एरियाज को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। After Aurangzeb death in 1707, मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग। इसके साथ साथ एक और चीज हुई थी कि जब मुगल औरंगजेब की डेथ हुई थी तो उस समय इंडिया में कौन रूल कर रहा था, मुगल डायनेस्टी रूल कर रही थी। लेकिन औरंगजेब की डेथ होने के बाद मुगल डायनेस्टी बहुत ज्यादा कमजोर पड़ती गई और उससे जो एक्वायरिंग एरिया था, जो मुगल डायनेस्टी का जो एरिया था वो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ चुका था। डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स, इंडिपेंडेंट रूलर्स थे। वो कुछ रूलर्स ऐसे थे जो कि मुगल डायनेस्टी के अगेंस्ट थे। हालांकि जो मुगल डायनेस्टी के जो लास्ट एम्परर थे बहादुर शाह जफर थे, बट लेकिन वो लोग खुद इंडिपेंडेंट रूलर्स हो चुके थे जो कि डायरेक्टली केवल मुगल एम्पायर को सिर्फ रिपोर्ट करते थे। बट लेकिन ऐसा मुगल एम्पायर का, जैसे जो मुगल एम्पायर जो सेंटर में थे उनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था उन अदर स्टेट्स पर। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस थे। तो मुगल एम्पायर धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होता गया, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता गया। द होल नेशन डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉल स्टेट्स। और उसी दौरान हमारा जो पूरा इंडियन जो साम्राज्य था वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड हो गया। मेनी ऑफ दिस स्टेट्स बिकेम वर्चुअली इंडिपेंडेंट। बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जो कि उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट्स घोषित कर लिया था। दिस सर्कमस्टांसेस लेड टू एस्टैब्लिश कंपनीज फुटहोल्ड इन द कंट्री। और इसी बात का फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया कि छोटे छोटे स्टेट्स हैं इन्हीं को एक्वायर करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर धीरे धीरे इन्होंने अपनी टेरिटरी बढ़ाना स्टार्ट कर दी। कंपनी स्टार्टेड इंटरफियरिंग इन द पॉलिटिकल मैटर्स ऑफ द स्टेट्स एंड बिगेन ओवरपावरिंग द राइवल कंपनीज एंड द लोकल स्टेट्स। और धीरे धीरे पहले इन्होंने पॉलिटिकल अफेयर्स में, मैटर्स में दखल देना स्टार्ट करा। फिर धीरे धीरे इन्होंने वहां के राजा को हटाकर खुद ही वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बन गया। The French company established itself in Hyderabad and Karnataka in the South India. फ्रांस की उस कंपनी जो थी जो हैदराबाद और कर्नाटक में स्टैब्लिश थी इन द सदर्न इंडिया। इन ऑर्डर टू फिनिश द फ्रेंच कंपनी इन्फ्लुएंसर ब्रिटिश वेस्ट 3 वॉर्स अगेंस्ट देम एंड फाइनली डिफीटेड देम। फ्रांस को हराने के लिए फ्रांस ने बेसिकली सदर्न इंडिया पर कब्जा कर रखा था, बेसिकली ट्रेड के लिए। इस फ्रांस कंपनी के इन्वॉल्वमेंट को हटाने के लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स ने उनके साथ 3 वॉर्स किए और फाइनली लास्ट वाले वॉर, द थर्ड वॉर में उनको पूरी तरह से हरा दिया। ओके, इन द ईयर 1757 द ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द नवाब ऑफ बंगाल इन द वॉर ऑफ पलाशी। इन द ईयर 1764 कंपनी फॉट अनदर वॉर एट द बक्सर अगेंस्ट यूनाइटेड फोर्स ऑफ अवध, बंगाल एंड मुगल एंड डिफीटेड देम। दिस विक्ट्री पेव्ड द वे फॉर द ब्रिटिश रूल इन द इंडिया। फिर इसी दौरान 1757 में फर्स्ट बैटल हुआ बिटवीन इंडियंस एंड द ईस्ट इंडियन कंपनी। क्योंकि उस समय जो लोकल जो नवाब बंगाल्स थे, जो मैंने आपको बताया कि मुगल एम्पायर धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होता गया, तो उस समय बंगाल का जो पोर्शन था वो हालांकि मुगल एम्पायर के अंडर ही था, बट लेकिन उन्होंने वहां पे अपने जिसको कि हम बोलते हैं नवाब से लोकल रूलर्स एस्टेब्लिश कर रखे थे। तो ब्रिटिशर्स उस समय बंगाल में अपनी टेरिटरी बना चुका था, एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर बना चुका था। अब नवाब बंगाल जो थे उस समय उनका ये वो ज्यादा टैक्स मांग रहे थे, तो इस वजह से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, वहां के नवाब बंगाल के साथ बैटल लड़ा और उस पूरे पोर्शन को एक्वायर कर लिया। फिर उसके बाद में कुछ साल बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। ओके, जहां पर अलायंसेस हुए अवध के, बंगाल के, मुगल्स के, इन तीनों के अलायंसेस हुए ताकि ये ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा सके या उनको हटाकर इनको भगा सके। बट लेकिन वहां पर भी चीजें उल्टी हुई, वहां पर भी ब्रिटिशर्स जीत गए इन द बैटल ऑफ बक्सर, जिससे कि वो धीरे धीरे इंडिया में ग्रेजुअली उनका टेरिटरी बढ़ती गई। Gradually, British company started conquering all the forces which challenged the company's intention and disputed rule in India. इससे ब्रिटिशर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया कि हम यहाँ पर जीत सकते हैं, बहुत इजीली जीत सकते हैं। हमने पहले बैटल पलाशी जीता, फिर बैटल बक्सर जीता, तो कहीं ना कहीं जो भी अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़ा हो रहा था बस उनके पास वो इंटेंशन था कि इनको हरा देते हैं और इनकी टेरिटरीज को भी हम एनेक्स कर लेते हैं। Having defeated Bengal, company went on swiftly to march towards Mysore, Maratha, Sindh and Punjab and wiped out
एनी चैलेंज दैट कैम इन वे। इस दौरान उन्होंने मैसूर की टेरिटरी, मराठा, सिंध और पंजाब की टेरिटरीज को भी एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। जो कोई भी जिस किसी ने भी चैलेंज किया उसके अगेंस्ट बैटल लड़के उन्होंने पूरी टेरिटरी अपने अंडर में कर ली। फॉलोइंग द ब्रिटिश एनकाउंटर्स इन इंडिया, द कंपनी स्टार्टेड स्प्रेडिंग इट्स टेंटेकल्स इन द नेबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल, बर्मा, अफगानिस्तान, तिब्बत, सिक्किम एंड भूटान। इसके अलावा जो नेबरिंग कंट्रीज थी उस समय की, लाइक नेपाल हो गया, बर्मा यानी म्यांमार, अफगानिस्तान, तिब्बत, सिक्किम उस समय हमारा इंटीरियर पार्ट नहीं था, इसके अलावा भूटान, ये सारे पार्ट्स पर भी इसकी ब्रिटिशर्स की नज़र पड़ने लगी। वहाँ पर भी अपनी टेरिटरीज एनेक्स करना स्टार्ट कर दी। Along with the spread of territorial control, the company dismantled the traditional social and economic structure in India. The policy of Lagan, land lease, which company acquired from farmers, caused heavy loss to the Indian farmers. उसी दौरान फिर इनका जब पूरी तरीके से राज होना स्टार्ट हो गया तो ये लोग फार्मर्स से बहुत ज़्यादा लगान वसूलते थे। लगान एक टाइप का लीज होता था या फिर एक आप यूँ बोल सकते हैं एक टाइप का रेंट आपकी ज़मीन पर, तो वो टैक्स लेते थे जिसके तहत फार्मर्स को बहुत ज़्यादा लॉस होता था क्योंकि ये लगान बहुत ज़्यादा लेते थे। ओके, ब्रिटिश डिस्ट्रॉयड द ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्री लाइक हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम, एज अ रिजल्ट द वेल्थ स्टार्टेड फ्लोइंग टुवर्ड्स इंग्लैंड। इसके साथ साथ ब्रिटिश ने ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्री होती है जिससे ये हैंडीक्राफ्ट से जो भी लकड़ी का सामान या पोट्री बनाते थे उसको डिस्ट्रॉय कर दी गई, वो जिससे कि यहाँ के पीपल्स का सब कुछ काम नहीं था, तो इनके जैसे ब्रिटिशर्स बोलते थे उनको वही काम करना पड़ता था, जिसके तहत इंडिया इकोनॉमिकली ड्रास्टिकली धीरे धीरे गिरता गया और ब्रिटिशर्स ज़्यादा से ज़्यादा कमाना स्टार्ट करने लग गए। ब्रिटिश एक्सपोर्ट पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज हैड सिग्निफिकेंट सिंगुलर एम टू इम्प्रोवाइज इंडिया एंड मेक इंग्लैंड प्रॉस्पर। और ब्रिटिशर्स का केवल एक ही था कि जितना हो सके इंडियंस को इकोनॉमिकली पीछे किया जाए और हमारे इंग्लैंड को प्रॉस्पर किया जाए। This way, by means of victories in wars and dissolving Indian states into company states by unfair means and exploiting Indians, the East Indian Company provoked anger and discontent among Indians. और continuous victories डिफरेंट राजाओं के अगेंस्ट विक्ट्रीज होना, फिर उसके साथ साथ इंडियन स्टेट्स की पूरी तरह से पावर खत्म कर देना, जहाँ के नेटिव रूलर्स हैं उनसे पूरी पावर खत्म करके अपने अंडर में ले लेना, फिर उसके बाद में फार्मर्स के साथ बहुत बुरा बर्ताव करना, उससे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेना, जिसके तहत इन सब चीज़ों की वजह से एंगर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता गया इंडियंस का। दिस रिजल्टेड इन डजन ऑफ अपराइजिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन 1765 एंड 1856। और यहाँ पर 1765 से 1856 में वेरियस ग्रुप्स बनते गए जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एंगर था, गुस्सा था कि इनको किसी भी तरीके से भारत से बाहर किया जाए। मैनी ऑफ दीज वर डन बाय द ट्राइबल्स एंड फार्मर्स, द थ्रोन रूलर्स, जमींदार्स एंड Sardars also led some of these revolts. In many places in the company soldiers also joined. इसके साथ साथ उस समय फार्मर्स थे, उन्होंने ज्वाइन किया, लोकल रूलर्स थे, उन्होंने ज्वाइन किया वॉर को। इसके साथ साथ ट्राइबल कम्युनिटीज़ के पीपल थे, बिकॉज ट्राइबल कम्युनिटीज़ को भी काफ़ी सफ़र करना पड़ा, बिकॉज ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो घर था बेसिकली जंगल था। तो अब ब्रिटिशर्स ने ऐसे लॉज निकाले जिससे कि आप जंगल से कुछ भी चीज़ नहीं ले सकते हैं, तो जिस वजह से इनको माइग्रेट करना पड़ा था, कहीं ना कहीं इनको अपने घरों से माइग्रेट होना पड़ता है, जिससे इसका भी एंगर था इनको। इसके साथ साथ जमींदार थे, सरदार्स थे, मीन्स लैंड मनी लैंडर्स थे, जमींदार थे, इनको भी गुस्सा था क्योंकि बहुत से जमींदार की ज़मीन छीन ली गई थी जस्ट बिकॉज वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाए प्रॉपर या उतना टैक्स नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ा ब्रिटिशर्स इंडियन रिवॉल्यूशन में कि किसी भी तरीके से इन ब्रिटिशर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाए। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो सिपाहीज थे यानी कि जो सोल्जर्स थे ब्रिटिश आर्मी में, जो इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिबेल करा, जिसके तहत कहीं ना कहीं नींव रखी गई रिवॉल्ट ऑफ 1857 की। देयर वाज अ रिवॉल्ट ऑफ फारिजाइज who were followers of a sect of Muslims against the exploitation of farmers by zamindars and Britishers. After capturing Punjab in 1849, English had started implementation of their exploitation policy due to resentment of the people of Punjab spread out. Guru Ram Singh has started to motivate their disciples who were called Namdhari Sikh in 13th April 1857 for the defense of the religion and the country. They were called Kukka because they raised the voice Cook against English. English established a slaughterhouse, Butcherkhana, in many places of Punjab where cows were slaughtered. Kukas attacked the slaughterhouses and got them closed. In this way, Kukas attacked on a slaughterhouse on a Malar Kotla on 15
Malerkotla on 15 February 1872 and captured. Police has selected 49 Kukas and shot them by cannon tube. Kukas hugged that bravely by kept their chest on the cannon. अब इस दौरान क्या हुआ कि पंजाब में 1849 में ब्रिटिशर्स ने चाहा कि हम यहाँ पर इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियन रिलीजियस को ज़्यादा स्प्रेड करे, जिसके तहत उन्होंने स्लॉटर हाउस ओपन करे। स्लॉटर हाउस एक ऐसा हाउस जहाँ पर मीट मिलता है, तो वहाँ पर उन स्लॉटर हाउस में बेसिकली काऊ का मीट मिलता है। उस दौरान गुरु राम सिंह ने अपने डिसिपल्स जो उनके फॉलोअर्स थे उनको मोटिवेट किया और उन्होंने एक ग्रुप बने विच इज ऑल्सो नोन एज कुक, जिसके तहत उन्होंने इनके अगेंस्ट आवाज़ उठाना स्टार्ट करी। इसी दौरान इन कुकास ने 15 फरवरी मलेरकोटला में स्लॉटर हाउस पर अटैक कर दिया गया और जिसकी वजह से जो ब्रिटिश आर्मी थी उन्होंने 49 कुकास को अरेस्ट किया और उनको मौत की सजा दे दी। द टू मेजर रिवॉल्ट्स बाय कंपनी सोल्जर्स वेर इन 1800 at Vellore and in the year 1824 at the Barakpur. The revolt of Vellore was inspired by the Tipu's ancestor, which was mercilessly crushed. In the year 1824, the revolt launched by the soldiers of the 47 native infantry made English soldiers weren't drawn yet. They crushed the attack brutally. इसके साथ साथ दो मेजर वॉल्ट सदर्न पार्ट में भी हुए थे, एक 1800 में और 1824 में। 1800 में वेल्लोर में हुए थे और 1824 में बैरकपुर में हुए थे। वेल्लोर का जो रिवॉल्ट था या फिर वेल्लोर में जो कंपनी के सोल्जर्स थे उन्होंने जिसके अगेंस्ट रेबेल किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उसका रीजन ये था कि टीपू सुल्तान के जो एंसेस्टर्स थे, यानी कि टिप्पू सुल्तान के एंसेस्टर्स थे, उनको बहुत मिसलीवली ट्रस्ट किया गया था, मतलब उनके साथ धोखा देकर उनको मार दिया गया था, जिसकी वजह से उनके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के गुस्सा था, जिसके तहत उन्होंने रिबेल किया था। हालांकि जब ये रिवॉल्ट हुआ था इसमें कुछ हद तक इन्होंने ब्रिटिश आर्मी को नुकसान तो पहुंचाया था, बट लेकिन एट द एंड ब्रिटिशर्स से इसमें विक्ट्रियस हुए थे। इसके साथ साथ द ट्राइब रिसाइडिंग इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री आल्सो टुक आर्म्स एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। द मेन रीजन बिहाइंड डिससैटिस्फैक्शन कॉज्ड ड्यू टू द ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी एंड लैंड रेवेन्यू। अब ट्राइबल्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये थी कि एक तो उनको माइग्रेशन करना पड़ा था, इसके साथ साथ कुछ ट्राइबल्स को लैंड एरियाज भी दे दिया गया था, तो वहां पर उनको कल्टीवेशन करने नहीं दिया था, वहां पर उनको लैंड लीज पे दिया था, वहां पर बहुत से रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा हाई रेवेन्यू पे करना रहता था, जिसकी वजह से भी ये लोग बहुत ज्यादा नाखुश थे, जिसके तहत ट्राइबल्स ने भी हथियार उठाए इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। द कंपनी गवर्नमेंट हैज टेकन पोजीशन ऑफ जंगल्स एंड डिस्प्लेस्ड द ट्राइबल्स फ्रॉम देयर फार्मिंग लैंड्स। जैसा मैंने आपको बताया कि इनको माइग्रेट करने तक को मजबूर कर दिया। वहां से जो भी चीजें ट्राइबल्स कम्युनिटी लेती थी, लाइक फ्रूट्स हो गए, उस समय एक वाइन आती थी जो कि ट्राइबल्स कम्युनिटी सेल करके पैसा अर्न करती थी, उनको वो तक और फॉरेस्ट से नहीं लेने दिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये सबका गुस्सा ट्राइबल कम्युनिटीज, उस समय बिरसा मुंडे नाम के एक ट्राइबल हेड थे, उन्होंने इनको एक किया था और ये रिबल या फिर एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके साथ साथ इवन द न्यू लैंडलॉर्ड्स, बिजनेसमैन, साहूकार्स वर इन्वॉल्व इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ट्राइब्स। द ट्राइब एजुकेटेड बिकॉज द सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी वाज demolished by the new British economy model. The major tribes of which revolt against the British government was the Bhils of Maharashtra and Madhya Pradesh, Gonds and Khans of Orissa, Kols of Chota Nagpur, Meenas of Rajasthan, Santals of Bengal and Bihar, Khasis of North East, etc. Okay, उस समय जब मेन ट्राइबल कम्युनिटी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ी हुई थी, उसमें भील्स थे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के, गॉन्ड्स और खॉन्स थे उड़ीसा के, कोलास थे छोटा नागपुर की, मीनास ऑफ राजस्थान, सैंथल ऑफ बंगाल एंड बिहार। बेसिकली यहाँ पे ये सैंथल ट्राइब जो थी वो फेमस थी सिल्क कोकोन्स को सेल करने के लिए। तो उस वहाँ पर मेन रीजन ये था कि इन ट्राइबल कम्युनिटीज का साथ इनसे बहुत ही लो रेट्स में खरीदे जाते थे, उसको 5 गुना ज़्यादा बड़े लोग 5 गुना ज़्यादा वो अदर ट्रेडर्स को सेल करते थे, जिसके तहत जो मीडिएटर होता था वो इनसे बहुत ज़्यादा पैसा खा जाता था, जो कि ब्रिटिश ऑफिसर्स में से एक होता था, तो इनसे बहुत ज़्यादा सस्ते में खरीद के अदर अपने देश में बहुत ज़्यादा महंगे रेट्स में बेचते थे। एक गुस्सा इनका ये था। इसके साथ साथ जो खसीस थे नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में झूम कल्टिवेशन होता है। झूम कल्टिवेशन में ऐसा होता है कि जंगल के घेरे को क्लियर कर दिया जाता है और वहाँ पे कल्टिवेट किया जाता है एक साइकिल ऑफ सीजन में। उस दौरान आफ्टर द हार्वेस्टिंग उस लैंड को छोड़ दिया जाता है, फिर कहीं दूसरी जगह
फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करके वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो की जाती है। तो ऐसे साइकिल चलती रहती है। तो तो वहाँ पर झूम कल्टीवेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे। तो ये सारा गुस्सा था इन अदर ट्राइब्स का, जिसको कि एजिएट किया, एंड एज ए रिजल्ट ट्राइबल्स कम्युनिटी एक हुई और उन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में साथ दिया टू एलिमिनेट ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम इंडिया। Beside this, there were some revolts by non-tribe also, where the Khatabomman, Tamil Nadu, Payanakka, Odisha, Veluthambí, Travancore, Ramosias, Pune, Bundel in Bundelkhand, Gadkari in Maharashtra, Farm Khonda in Andhra Pradesh, और नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज भी थी जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाई थी या फिर बैटल में साथ दिया था। ऑल ऑफ दिस अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश वर लोकल एंड वर crushed successfully, although none of these revolts posted a serious threat to the British power, and they indicated that there was a widespread discontent against the rule of British company. Even prior to the struggle of 1857, they all formed the background of the freedom struggle of 1857. ओके, और कहीं ना कहीं यहाँ पर हम समराइज ये करते हैं कि हालांकि यहाँ पर जितने बैटल्स लड़े गए या जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज एक हुई या जिन्होंने लाइक 1800 का वैल्यूर वॉर देखे, या फिर हम कुकर्स का जो वॉर देखे जो कि पंजाब में हुआ, हालांकि इन्होंने ब्रिटिशर्स को एक हद तक नुकसान तो पहुंचाया, पर कहीं ना कहीं इन्होंने नींव रख दी थी आगे जाके फ्रीडम स्ट्रगल की। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर थोड़ा फोकस करेंगे द एक्चुअल कॉज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ड्यू टू द पॉलिटिकल रीजंस, इंडियन कल्चर्स पे जो अटैक किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स, इकोनॉमिकल रीजंस, और जो मेन जो सबसे ज्यादा बूस्ट अप करता है 1857 के स्ट्रगल को वो था डिसकंटेंट अमंग द सोल्जर्स। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।